गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। सफलता का सफर में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। आपके रास्ते में कई भी परेशानियां आए तो उससे आपको डरना नहीं है। आपको अपनी मेहनत और उम्मीद को मजबूत बनाना है और सफलता की ओर आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 5 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हट्टी समुदाय को हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया। एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति और इंग्लिश में इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। इसका दर्जा दिया गया किसको? तो हट्टी कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करता है? तो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। तो हिमाचल प्रदेश में ये देखिए मैप के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये है हट्टी एरिया जो उत्तराखंड से लगे हुए बॉर्डर के पास के लोगों को यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये जितने भी एरिया है ये सब हट्टी समुदाय के लोगों के लिए है और इन्हीं समुदाय के लोगों को हाल ही में हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी की। इसी के साथ यह क्षेत्र की 154 पंचायतों में रहने वाले समुदाय के सदस्य संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2023 को लागू नहीं करने और समुदाय को एसटी के रूप में अधिसूचित नहीं करने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो इनका प्रदर्शन सक्सेसफुल हुआ और हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हट्टी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, गिरगिट ट्रोजन क्या है? तो राइट आंसर होगा ये एक मालवेयर है। व्हाट इज द चैमलियन ट्रोजन? तो ये एक सॉफ्टवेयर वायरस है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स में इसको देखा गया। तो जानते हैं अब पूरा डिटेल पॉइंट्स कि आखिर मालवेयर क्या है जो इसका नाम रखा गया चैमलियन ट्रोजन। सुरक्षा शोधकर्ताओं के पास गिरगिट ट्रोजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चैमलियन ट्रोजन, मैलवेयर का एक नया संस्करण है जो आपके फोन को पिन चुराने के लिए फिंगरप्रिंट्स और फेस अनलॉक जैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों को अक्षम कर सकता है। यानी कि देखिए, ये जो चैमलियन ट्रोजन है एक तरह का वायरस है जिसका नाम दिया गया है मैलवेयर। ठीक है, ये हमारे फोन में ऑटोमेटिक घुसकर एक वायरस के थ्रू से वो ऑटोमेटिक सारे हमारे फ़ोन के ऑथेंटिक को वो कवर कर सकता है। जैसे कि हमारे डिसेबल कर सकते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिक्स को, जैसे में हो गया फिंगरप्रिंट्स को, फेस अनलॉक कर सकता है और हमारे फ़ोन के सिक्योरिटी को भी चुरा सकता है। इस साल की शुरुआत में मैलवेयर की खोज के बाद से उस पर नज़र रखने वाले साइबर सुरक्षा अपनी थ्रेट फैब्रिक के अनुसार कैमेलियन ट्रोजन पहचान से बचने के लिए खुद को गूगल क्रोम जैसे वैध एंड्रॉयड ऐप से जोड़ लेता है और बैकग्राउंड में कोड चलाता है और इसी कोड के माध्यम से ये हमारे फ़ोन के अंदर घुस जाता है और उसके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को बिना हमारे से परमिशन लिए हुए वो सबको हैक कर सकता है। जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट्स ओपन कर सकते हैं, फेस को अनलॉक कर सकता है और हमारे फ़ोन में जितने भी पिन लगाए हो, चाहे वो फ़ोन पे से रिलेटेड हो, गूगल पे से हो, तो सारे पिन को वो एक्सेस कर सकता है। तो ये देखा गया है कि चैमलियन ट्रोजन एक प्रकार का मालवेयर है जो हमारे फ़ोन में, हमारे डिवाइसेस में घुसकर हमारे सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है, यानी उल्लंघन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, हाल ही में शेल्टन सागर में लिथियम के भंडार पाए गए। शेल्टन सागर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है शेल्टन सी। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। शेल्टन सी लिथियम भंडार में अनुमानित 18 मिलियन टन है जो 375 मिलियन से अधिक ईवी बैटरियों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। यह खोज अमेरिका को लिथियम में आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकती है और आयात पर निर्भरता कम कर सकती है और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा सकती है। प्रत्यक्ष लिथियम निष्कर्षण प्रौद्योगिकी में प्रगति अधिक कुशल और टिकाऊ खनन का वादा करती है, जिससे संभावित रूप से लिथियम आपूर्ति में अधिशेष हो सकता है और बाजार की कीमतें प्रभावित हो सकती है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि शेल्टन सी में लिथियम का भंडार पाया गया, वो लगभग 375 मिलियन ईवी बैटरीज को
सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे इतने सारे लिथियम्स को पाए गए हैं, जो कहाँ पे है? तो यूनाइटेड स्टेट में ये लोकेटेड है। कहाँ पे? तो सेल्टन सी में। क्वेश्चन नंबर 4, बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर होगा माधव गोडबोले जी के द्वारा लिखा गया हाल ही में द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा के बारे में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद भारत में एक दीर्घकालिक और विवादास्पद मुद्दा रहा, जो इसके इतिहास और राजनीति के ताने बाने में जटिल रूप से बुना गया है। तो जहाँ पे अभी हाल ही में हमारे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होकर कंप्लीट हो चुका है, तो इसका उद्घाटन हाल ही में होने वाला है। तो किस जगह पे इसको बनाया गया था? तो वहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद था, उसी को रिप्लेस करके यहाँ पे हमारा राम मंदिर बन रहा है। तो इसी के विवाद को लेकर इन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब के उल्लेख में इन्होंने बताया, कौन? तो माधव गोडबोले जी के द्वारा लिखित बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा भारत के संविधान के लिए एक अमल परीक्षण है, जिसका शीर्षक से हाल ही में प्रकाशित एक प्रकाशन इस मुद्दे की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है, समाधान के लिए छूटे अवसरों और एक आधुनिक और न्यायसंगत समाधान की अनिवार्य पर जोर देता है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना होगा कि हाल ही में द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑथर्ड बाय किसके द्वारा लिखा गया? तो माधव गोडबोले जी के द्वारा लिखा गया। ये पॉइंट्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट्स है, इसको याद रखना होगा। तो चलिए हम इसके कुछ बैकग्राउंड्स के बारे में जानते हैं। तो बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बाबरी मस्जिद ये बाबर के द्वारा बनाया गया था, बाबरी मस्जिद को। और इसी बाबर मस्जिद को यहाँ से हटाकर अयोध्या नगरी बनाई गई है, जो हमारे राम जी की है, और इसका हाल ही में उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि अयोध्या नगरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा 22 जनवरी को। कहाँ पे बनाया गया था? तो इसी बाबरी मस्जिद को हटाकर यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? तो राइट आंसर होगा 4 जनवरी। 4 जनवरी को हर वर्ष ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। ब्रेल प्रणाली के प्रणेता लुई ब्रेल को श्रद्धांजलि के रूप में 4 जनवरी को प्रति वर्ष विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म आज ही के दिन 1809 में फ्रांस में हुआ था। 4 जनवरी को उनका जन्म 4 जनवरी को 1809 में फ्रांस में हुआ था, और बचपन में एक दुर्घटना के कारण जन्म के बाद ही वे अंधे हो गए थे। हालांकि वह सभी प्रतिकूलताओं से ऊपर उठे और एक ऐसे प्रणाली का आविष्कार किया जो अब दुनिया भर में दृष्टिबाधित लोगों की मदद करती है। ब्रेल वर्णमाला और संख्यात्मक प्रतीकों का एक स्पर्शपूर्ण प्रतिनिधित्व है, जिसमें प्रत्येक अक्षर और संख्या और यहाँ तक कि संगीत, गणितीय और वैज्ञानिक प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 6 बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ब्रेल डे किसके पर्पज से बनाते हैं? तो लुइस ब्रे के पर्पज के दिन, उनके जन्मदिन के दिन, जो 4 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, उसी के याद में उनके श्रद्धांजलि को दिए हुए जो लुइस ब्रेल को उनके ट्रिब्यूट को सम्मान करने के लिए वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष 4 जनवरी को। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा रशिया। रशिया कंट्री के द्वारा हाल ही में ऑर्गेनाइज करने वाला है ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस को। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। 1 जनवरी 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक तौर पर रूस की 2024 ब्रिक्स अध्यक्षता का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति पुतिन ने आगामी कार्यकाल के आदर्श वाक्य समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर जोर दिया। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए। यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है। जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 6 देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया, लेकिन अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जोवियर मिली ने ब्रिक्स में शामिल होने की अपनी देश की योजना वापस ले ली है। तो आपको ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में न्यूज़ में ये भी आया था कि अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट जेवियर मिली के द्वारा क्या हुआ था कि वो ब्रिक्स में ज्वाइन करने से मना कर दिए थे। ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि 1 जनवरी 2024 को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होने वाला है। तो इसमें कौन-कौन नए कंट्री के रूप में सामने आए थे? तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई इसके नए सदस्य बनने वाले हैं ब्रिक्स के। पहले से ब्रिक्स के कौन-कौन सदस्य हैं? तो देखिए, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये पहले से इसमें ब्रिक्स के साथ समझौता किए हुए थे, ये कंट्री के सदस्य थे। लेकिन
इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरब और उसके साथ-साथ यूएई को जोड़ा जा रहा है ब्रिक्स के द्वारा, लेकिन अर्जेंटीना ब्रिक्स में जुड़ने से मना कर दिया था, उन्होंने वापस ले लिया था कि उसमें वो जॉइन नहीं करेगा। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किसने चीन के अनुसंधान जहाज पर प्रतिबंध लगाया? तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के द्वारा हाल ही में बैन किया गया चाइनाज के रिसर्च शिप को। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। श्रीलंका ने भारत को सूचित किया है कि वह 1 साल तक अपने बंदरगाहों पर किसी भी चीनी अनुसंधान पोत को विशेष आर्थिक क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति नहीं देगा। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी अनुसंधान पोत सियान 6 द्वारा अक्टूबर-नवंबर में श्रीलंकाई समुद्री एजेंसी के साथ संयुक्त समुद्री सर्वेक्षण करने पर आपत्ति जताई थी। इसका मतलब यह है कि चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान पोत जियांग होंग 3 जो 5 जनवरी 2024 से मई के अंत तक दक्षिण हिंद महासागर में गहरे पानी की खोज करने के लिए निर्धारित था, को श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा मंजूरी नहीं दी जाएगी। ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि चीन ने मालदीव में मौजूदा बीजिंग समर्थक मोहम्मद मुइज़्ज़ू शासन से 4600 टन वजनी जियोमेन आधारित जहाज को माले के तट पर सर्वेक्षण करने की अनुमति देने के लिए भी कहा। चीनी अनुसंधान जहाजों, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रक्स और हाइड्रोग्राफिक्स जहाजों ने हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में 90 डिग्री रीच का गहन सर्वेक्षण किया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि श्रीलंका के द्वारा चाइनीज रिसर्च शिप को अलाउ नहीं किया गया है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में पीएलआई अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक पहला व्हीकल बना है जो ईवी कंपनी के माध्यम से रिसीव करेगा पीएलआई अप्रूवल। तो जानते हैं कि आखिर पीएलआई अप्रूवल क्या है? देखिए, आईपीओ से जुड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने सरकार की पीएलआई ऑटो योजना के तहत उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पात्रता हासिल कर ली। देखिए, पीएलआई का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई का फुल फॉर्म है, जिसमें उसके इलेक्ट्रिक वाहनों ई2डब्ल्यू में न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य वर्धन शामिल है। यह उपलब्धि ओला इलेक्ट्रिक को मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई-स्कूटर कंपनी बनाती है, जिससे प्रति यूनिट 15,000 रुपये से 18,000 रुपये के संभावित वित्तीय लाभ का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने 4 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद इसकी मंजूरी दे दी है, जिसे एक और रिकॉर्ड भी कहा जा रहा है। हीरो मोटरकॉर्प, टीवीएस मोटर कंपनी और बजाज ऑटो सहित भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के अन्य प्रमुख खिलाड़ियों ने भी पीएलआई योजना के लिए आवेदन किया है। लेकिन ये पॉइंट याद रखना होगा कि पीएलआई योजना के तहत किसे मिला है? तो ओला इलेक्ट्रिक बाइक को मिला है पीएलआई योजना का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए की स्मार्ट परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर है केरला। केरला गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में के स्मार्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 1 जनवरी 2024 को कोच्चि में स्थानीय सरकारी निकायों की सेवा तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए के स्मार्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और इसके दौरान कानून और उद्योग मंत्री पी राजीव ने के स्मार्ट मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। यह 40 लाख से अधिक अनिवासी केरल वासियों के लिए विशेष रूप से सहायक होगा। इससे नॉर्थ की मुश्किलें खत्म हो जाएगी और इससे सरकारी तंत्र के कामकाज में भी तेजी आएगी। इसी के साथ ये केमार्ट देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली है जो स्थानीय निकाय संस्थानों की सभी सेवाओं को एक ही क्लिक में प्रदान कर सकती है। केरल सरकार ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों को विकास के लिए प्रौद्योगिकी के विकास का उपयोग करने की नीति अपनाई। राज्य सरकार की एक परियोजना के फाई के हिस्से के रूप में लगभग 2000 हॉटस्पॉट की पहचान पहले की जा चुकी है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थान पर मुफ्त वाईफाई प्रदान करना और अन्य 2000 हॉटस्पॉट तैयार किए जा रहे हैं। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे करंट अफेयर्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राइट आंसर होगा हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया फास्टेस्ट सोलो स्कीइंग के मामले में। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर और फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चंडी ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। अपने अंटार्कटिक अभियान के लिए पोलर प्रीत के नाम से मशहूर हरप्रीत साउथ पोल स्काइंग
अभियान को अकेले पूरा करने वाली दुनिया की सबसे तेज महिला बन गई है। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि ब्रिटिश की सिख आर्मी ऑफिसर और ये एक फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चंडी जी है, जिन्होंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड रचा है, जो अकेले साउथ पोल स्कीइंग कैंपेन को अकेले ही पूरा की है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो अंटार्कटिका में ये लोकेटेड है, जो सबसे फास्टेस्ट वुमन यानी कि पहली वुमन बन गई है, जिन्होंने कंप्लीट किया है साउथ पोल स्कीइंग कैंपेन को। भारतीय मूल की 33 वर्षीय हरप्रीत हरप्रीत ने 31 दिसंबर 2023 को अपने ब्लॉग में दावा किया कि मैंने 31 दिनों में स्काइंग पूरा किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसकी पुष्टि भी कराई। हरप्रीत ने 19 मिनट में 31 दिन 13 घंटे और 1130 किलोमीटर यानी 702 मील की दूरी तय करके तीसरा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। डर्बी के कैप्टन चांडी ने 26 नवंबर को आइस शेल्फ पर हरक्यूलस इनलेट के साथ एक अभियान शुरू किया और मिशन 28 दिसंबर 2023 को 2:24 पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर पूरा हुआ और इस दौरान वह रोजाना करीब 12 से 13 घंटा स्कीइंग करती थी, 75 किलो वजनी स्लेज खींचती थी। ये पॉइंट्स को याद रखना होगा जो मैंने बताया कि ब्रिटिश की सिख आर्मी ऑफिसर, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट है, कैप्टन हरप्रीत चट्टी के द्वारा फास्टेस्ट वुमेन के रूप में वर्ल्ड को कंप्लीट करते हुए साउथ पोल स्कीइंग कैंपेन को अकेले तरीके से पूरा की, जो कहाँ पे लोकेटेड है? तो अंटार्कटिका में लोकेटेड है। चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 4 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया? तो वियतनाम कंट्री के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आर के त्यागी को किस भारत कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेश नियुक्त किया गया? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे आर के त्यागी को नया भारत कंपनी का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में किस राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात के लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, देश में लड़कियों के लिए पहला सैन्य स्कूल किस राज्य में खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में पहला मिलिट्री स्कूल खोला जाएगा लड़कियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट तृतीय ने 52 वर्षों के बाद अपने पद से हटने की घोषणा की? तो डेनमार्क की रानी। क्वेश्चन नंबर 8, हर वर्ष वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 1 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश टॉप स्टेट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने जापान देश में व्यापक तबाही मचाई है। तो चलिए क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द मदर ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी? गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता कौन थी? ऑप्शन ए शुभद्रंगी, ऑप्शन बी निर्जरा, ऑप्शन सी गौतमी या ऑप्शन डी कोशाला। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।